अच्छा आपने भेजा था, एक मिनट को देखता हूँ। तो अच्छा आपने ही भेजा हुआ है ना, चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है ये। A signal needs to be transmitted from source A to destination D either through the switch B or switch C. ओके क्या कहना चाह रहा है कि एक सिग्नल है, needs to be transmitted from source A to source D, A से आप D ट्रांसफर कर रहे हैं है ना, एंड आइदर थ्रू स्विच B और C, या तो B या C किसी एक के थ्रू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक फेलियर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो A से B फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, B टू D, अच्छा A टू B, B टू D, सो B टू D फेल होने की 0.2 है, A टू C फेल होने की 0.3 है, और C टू D फेल होने की 0.1 है। तो ये लिंक कैसे है, मुझे कहां तक भेजना है, A से D तक जाना है ना, थ्रू B एंड C। सो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट सिग्नल विल रीच डेस्टिनेशन इज। तो अब आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिग्नल और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो इसमें कैसा हो रहा है, ए है और ए से आपको सिग्नल बी तक, डी तक पहुंचाना है, डी फॉर डेली। सो ए से डी तक पहुंचाना है, ये ना, तो ये ए है और ये आपका डी है। अब आपको ए से डी तक पहुंचाना है आइदर थ्रू स्विच बी और सी। अच्छा कोई एक है, मतलब आइदर है ना, इसका क्या मतलब है, आइदर थ्रू स्विच बी और सी। सो इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें कैसे बनाएंगे आप, क्या मैं ऐसा बना दूं, यहाँ पे बी है यहाँ पे डी, या ऐसा बनाऊं, एक बार चेक करो। तो ए से डी तक जाना है। सो ये कहना चाह रहा है, अभी तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अ सिग्नल नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स ए टू डी आइदर थ्रू स्विच बी और स्विच सी। सो सी और बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक फेलियर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो ए से बी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ए बी से डी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। ए टू सी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और सी टू डी फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक, तो बताओ क्वेश्चन ये, तो ये डायग्राम समझ आ गया आपको कि या तो इस रास्ते जाएगा या इस रास्ते जाएगा, ये चीज है। सो प्रोबेबिलिटी दैट सिग्नल विल रीच द डेस्टिनेशन, प्रोबेबिलिटी सिग्नल रीच डेस्टिनेशन, तो ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है ना। ए टू बी क्या बोल रहा था कि फेलियर है ना, तो यहाँ सक्सेस 0.8 है, ये फेलियर है ना, ये 0.2 जो था इधर लेता हूँ, 0.2 फेलियर है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। यहाँ 0.3 फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, तो सक्सेस 0.7 है, ये 0.9 सक्सेस, ये फेलियर है ना। सो मैंने नीचे लिखा वो फेलियर लिखा है और ऊपर जो है सक्सेस है। तो अब बताइए, हाँ आसान ना सोचना, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ए से डी तक सिग्नल पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपके पास कितने रास्ते हैं, हाँ जी विशाल आपके डाउट है ना, बताओ कितने रास्ते हैं आपके पास। हाँ या तो आप ए बी डी जाओगे या ए सी डी जाओगे, यही ना, ठीक। यस सर। और इसने कुछ कहा नहीं है कि, चेक करते रुको, अभी ट्राई करते रुको। तो अभी तो पहले क्वेश्चन पहली बार, तो वो तो 0.87 अप्रॉक्स हो जाएगा फिर तो क्या यूनियन से कैसे कर रहे हो आप, मतलब सर अलग अलग हो गया, एक ए टू डी वाया बी गया, एक बार वाया सी, हाँ और एक बार बी भी गया सी भी गया, इंटरसेक्शन माइनस हाँ में। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना हमने केस वो लिए हैं, अगर ऐसे सोचोगे, क्योंकि मैथमेटिकली ना, जैसे अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव और, तो एक्सक्लूसिव और में होता है कि बोथ आप आउट करते हो जनरली, जैसे ए यूनियन बी में दो वो इंक्लूड रहता है। तो अगर आप इसके थ्रू जाओगे, सो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसके थ्रू सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, इसके थ्रू देखो ए की प्रोबेबिलिटी मतलब
पहला रास्ता जो कह रहे हो आप, तो 0.8 इंटू 0.8, यही ना, प्लस दूसरा रास्ता ये चूज करते हैं लोअर नीचे वाला, तो 0.7 इंटू 0.9 माइनस दोनों से भी ऐसे तो हो सकता है ना, मतलब सिर्फ ए के थ्रू गया या बी के थ्रू गया, या ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के थ्रू, मतलब क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होने का 0.7 चांस है, यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होने का 0.8 चांस है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एक साथ, मतलब दोनों रास्ते से पहुंच रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैं एग्जांपल से क्वेश्चन में यूज करता हूँ क्लास में कि दो प्रॉब्लम दो लोगों को दिया हमने, है ना, दो डिफरेंट पर्सन्स को दिया, और अगर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका क्या मतलब है, या तो इसने सॉल्व किए या इसने सॉल्व किए या दोनों ने सॉल्व कर लिए, जरूरी थोड़ी एक ही ने सॉल्व किया होगा। सेम यहाँ पे भी दो रास्ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो रास्ता है या ये रास्ता है, मतलब इस रास्ते से गया होगा या इस रास्ते, दोनों रास्ते से होता, दोनों से ट्रांसमिट हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये वही मैं कहता हूँ, तीसरा केस वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए फिर हमें वो करना पड़ेगा। तो इससे अगर करके देखो क्या आएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0.8, इसमें क्या चारों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये कितना आया, तो ये आई थिंक ओके फिर तो ये जो क्वेश्चन बनाया उसका यही अप्रोच है। मैंने कई बार ये भी कहता हूँ, इस तरह के लैंग्वेज प्रॉब्लम में कई बार क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसका क्या माइंडसेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको जो हम ये अप्रोच लगा रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और ले रहे हैं। एक्सक्लूसिव और का मतलब है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं दोनों से पास नहीं होगा इस तरीके से। यहाँ इंक्लूसिव और है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रास्ता से सिग्नल गया हो। नहीं, मुझे लगता है कि मैथमेटिकली तो हम लोग अब ये थोड़े इंग्लिश, हाँ इंग्लिश थोड़ा उतना है वो है मुझे लगता है, लेकिन हाँ इक्वली लाइक, हाँ अगर नहीं है तो मतलब वही है, लेकिन यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ये मान रहे हैं या तो सिर्फ उससे जा रहा है या सिर्फ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे ये है कि एक इवेंट का मतलब है गोइंग थ्रू फर्स्ट पाथ, बी का मतलब गोइंग थ्रू सेकेंड पाथ, माइनस गोइंग थ्रू बोथ पाथ, इसको घटाया हमने। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो, 0.432 ये आता है 4032। इसको सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, तो आप बता रहे थे 0.0868, तो अप्रॉक्स 0.87 हो गया, जो कि राउंड ऑफ किया इसने 2 डेसिमल तक। तो आई थिंक दिस इज बेटर मुझे लगता है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि हम लोग एक्सक्लूसिव और दे रहे हैं, यहाँ इंक्लूसिव है कि दोनों पॉसिबल है। तो ए और बी, देखो मैथमेटिकली आप लोग थोड़ा इंग्लिश पे जा रहे हो कि आइदर दिस और दिस, मुझे उतना इंग्लिश का बहुत ज़्यादा हाँ ओके, तो और दिखना चाहिए था इनको फिर तो हाँ अच्छा एक्सक्लूसिव और होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्होंने लैंग्वेज ऐसा लिखा इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए और बी का मतलब यूनियन होता है, तो यहाँ आइदर और यूज कर दिया है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं यूनियन नहीं हो सकता ये ना, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ से हो जाता ये है। तो अगर एक्सक्लूसिव और लेंगे तो वो आएगा, इंक्लूसिव और में ये है, तो क्वेश्चन इंक्लूसिव और से ही सॉल्व हुआ है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है कि दोनों से पास सिग्नल पास हो सकता है, तो उस केस में आपका ये आंसर आएगा। तो ये ठीक है मुझे लगता है ओके। और दूसरा वहाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई लाइकली है, वैसा कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन मतलब वैसे कुछ नहीं होता है तो हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। सो दिस इज ओके, दिस इज है ना, दिस इज फाइन। अच्छा चलो एक क्वेश्चन उसका देख लेते हैं सयानी का, और सिमरन आपका क्या है इसमें। अच्छा एक क्वेश्चन इनका भी देख लेते हैं, 1 बाय 1 करता हूँ एक क्वेश्चन सबका भी ना, टाइम है ना हमारे पास। तो इनका क्या है कि फॉर अ स्टूडेंट टू क्वालिफाई ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एग्जाम्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द फर्स्ट एग्जाम इज p, if he fails in one exam then the probability of his passing in the next exam is p/2, otherwise remains the same। ये हमने उसमें सॉल्व किए थे, सिमरन है सर उसका आंसर गलत आ रहा है। अच्छा आंसर गलत आ रहा है, चलो ट्राई कर लेते हैं दोबारा। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे आप यहाँ पे कह रहा है कि उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 2 एग्जाम तो पास करने होंगे। फॉर ए स्टूडेंट टू क्वालिफाई
ही मस्ट पास एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 एग्जाम। अच्छा ये बुक जिस बुक में है वो बुक में है ना, उसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है, वहां आपने देखा है सॉल्यूशन उसका, उसने क्या किया है, ये जो जेडब्ल्यू वाली बुक। अच्छा नहीं देखा है। मैं तो उसमें यही वाले पीडीएफ में आंसर देखा था। अच्छा जैसा उसके आंसर के बाद देखेंगे तो डिटेल सॉल्यूशन भी है, लेकिन ठीक है हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो मतलब उसमें बुक में ना क्वेश्चन है, फिर एंड में सॉल्यूशन है, आंसर किया उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन भी है कि क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है। तो अभी हम समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल है ना, जैसे हो सकता है पूरा कर रहा हूँ। सो अगर एक एग्जाम में फेल होता है ना, तो अगले में पास होने की प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती है। If he fails in one of the exam, then the probability of his passing in the next exam, the probability that he, सर वो प्रोबेबिलिटी आधी नहीं हो गई, वो फर्स्ट में पास होने की पी दे रखी है तो उसकी हाफ हो गई वो प्रोबेबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर मान लो पहले में फेल हो गया दूसरे में भी फेल हो गया, तीसरे में आधा करेंगे कि नहीं? उसके आधी नहीं हुई, स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी पी बता दी, जी जी उसके बाद वो पी कांस्टेंट हो गया, हाँ जो 1/2 टेस्ट में वैल्यू दी थी। उसके बाद अगर वो फेल के बाद पास होते हैं तो वहां पे वो प्रोबेबिलिटी p/2 होगी, पिछले की हाफ नहीं होगी। फेल के बाद पास होता है तो p/2 ही रहेगी। हाँ फेल के बाद पास, हमने जब इसको सॉल्व किया तो पिछले के हाफ मार्क्स हम ही बनाते चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है तो शुरू में या तो पास होगा या फेल होगा, यही ना। तो या मैं ऐसा करूं कि पहला एग्जाम की बात करता हूं, सो ऐसे कर लेते हैं। हाँ फर्स्ट एग्जाम है तो या तो पास होगा या फेल होगा। अब फिर तो यहाँ मैं पास लिख दूं, या ये दूसरे एग्जाम पे आ गया। अब दूसरे एग्जाम पे भी दो ऑप्शन है, तो या तो पास होगा या फेल होगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, सो यहाँ या तो पास या फेल। अब यहाँ वो तीसरे एग्जाम पे आ गया, उसको 3 एग्जाम का ऑप्शन है ना। तो जैसे यहाँ पे ये आपके पास पास है और ये फेल है, ये आपके पास पास है या फेल है, ठीक। तो यहाँ से फिर ऐसे ही इसको अपनाएंगे। सो या तो पास होगा या फेल होगा, तो ये फिर तीसरे एग्जाम पे आ गया। अब यहाँ भी या तो पास होगा या फेल होगा, ठीक। और यहाँ भी ये तीसरे एग्जाम पे आ गया, तो इट विल आइदर पास फेल, ठीक है ना। इस तरह से ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसमें यहाँ लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो है ना ये पास फेल पास फेल। अब चलिए प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे कह रहे हैं उसको लिखते हैं, एक मिनट। तो जैसे अभी इनिशियली फर्स्ट में पास होने का p था, फेल होने का 1 - p, ठीक। अब मान लीजिए फर्स्ट में पास हो गया है ना, तो अब सेकंड में पास होने का कितना है, p रहेगा यहाँ, तो ठीक है। और इसमें फेल होने का कितना है 1 - p, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, तो पास हुआ था। अब फिर पास के बाद फिर पास हो रहा है, तो ये पास है तो प्रोबेबिलिटी p है, फेल होने का यहाँ 1 - p है, यहाँ तक तो ठीक है ना इधर। अब इधर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जाम में वो फेल हो गया, तो सेकेंड एग्जाम में जब वो फेल हो गया तो थर्ड एग्जाम में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, p/2 आएगी। अच्छा सो ये p/2 है, और फेल होने की फिर 1 - p/2 हो जाएगी, ओके। जैसे अब यहाँ पे है 2 में, अब पिछले एग्जाम में वो फेल हुआ था, मतलब फर्स्ट एग्जाम में वो फेल हो गया, तो नेक्स्ट में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, p/2। हाँ यहाँ p/2 है, तो ये आपका 1 - p/2 हो गया। अब सेकेंड एग्जाम में पास हुआ है, तो थर्ड एग्जाम में पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, p आएगी। अच्छा। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि तो मैंने लास्ट टाइम इसको कंटिन्यू किया होगा, हाँ क्योंकि मैंने यहाँ p/2 लिखा होगा। तो एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम p/2 लिखा होगा और आप कह रहे हैं p होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलती कर रहा हूँ। तो इसमें से इतना वर्ड पकड़ना पड़ता है, ये लैंग्वेज बोलो ना, थोड़े वर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। सो इफ ही फेल्स, जैसे शुरू में था कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द फर्स्ट एग्जाम इज p, ठीक। पहला एग्जाम पास कर रहा है, फर्स्ट फिक्स कर दिया इसने कि अगर पहला एग्जाम पास कर रहा है की प्रोबेबिलिटी p है, एंड आगे बोल रहा है इफ फेल्स इन वन ऑफ द एग्जाम,
वन ऑफ द एग्जाम्स, है ना, ये बोल रहा है कि इफ ही फेल्स इन वन ऑफ द एग्जाम, किसी एक एग्जाम में फेल हो जाता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम इज p/2. So if he fails in one of the exams, then the probability of his passing in the next exam is p/2. Otherwise, it remains the same. तो यहाँ एक बार फेल हुआ था ना, तो यहाँ p/2 हो गया. तुम लोग बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? तो ये वही, मतलब मेन वही है, फिर से इंग्लिश वाला इशू है कि आप क्या इसको इंटरप्रेट करें. जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे हो रहा था कि कुछ लोग समझ रहे हैं इंक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और है, तो उस वजह से दो अप्रोच है कि इंटरसेक्शन, मतलब जब आप एक्सक्लूसिव और ले रहे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, वैसा है, और इंक्लूसिव और लेंगे तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो रहेगी. ये चीज़ है. मतलब जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, एंड दोनों भी हो सकता है. जैसे हमने हाँ, मैथमेटिकली यूनियन है, लेकिन जैसे ए और बी है ना, जैसे एग्जैक्टली वन बोलता है तब जाके दोनों नहीं हो सकता ना. तो पिछले क्वेश्चन में था ना, पिछले क्वेश्चन में आइदर ए और बी था, तो इन लोगों का ये कहना है कि आइदर का मतलब है दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ये कह रहा था ना ये लोग. तो वैसे ही अब यहाँ लैंग्वेज है, अब यहाँ लैंग्वेज है कि कह रहा है कि पहले एग्जाम में पास होने का पी है उसका, ये ओके है. अब कह रहा है अगर इफ ही फेल्स इन वन ऑफ द एग्जाम्स, किसी एक एग्जाम में भी मतलब फेल होता है, तो अगले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी p/2 होगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम में फेल हो चुका है ये, तो अगले में पास होने की प्रोबेबिलिटी p/2 है. अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम में वो एक्चुअली पास हुआ है, तो थर्ड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ओके, तो यहाँ मतलब कह रहे हैं कि पी ही होना चाहिए. बाकी लोग बताओ भाई, कन्विंस हो तुम लोग? मतलब लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चंस के लैंग्वेज से आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो कहना चाह रहा है. तो इसने पी था फर्स्ट एग्जाम में पास होने का. इफ ही फेल्स इन द वन ऑफ द एग्जाम, देन द अगले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी p/2 है. और अगर फेल, हाँ, अच्छा, अब वही आप समझ रहे हो कि वो सेम रहेगी जो पहले पी थी, और मैं समझ रहा हूँ कि वो सेम रहेगी जो यहाँ p/2 थी, क्योंकि सेकंड में पास होने का p/2 था. तो मैं ये मान रहा हूँ कि थर्ड में प्रोबेबिलिटी p/2 रहेगी, क्योंकि मैं इसने कहा है कि इट रिमेन्स द सेम. अब इस लाइन का मतलब आपको समझना है कि वो सेम, वो शुरू वाला सेम है, या अभी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे में p/2 थी. तो आई थिंक ये ठीक कह रही है, क्योंकि उसमें ये है ना, हाँ, इन्होंने ये मतलब ये सही कह रही है. तो इसमें क्या है कि इसने कहा है कि जैसे पिछले एग्जाम में अगर फेल हुआ तो अगले में हाफ हो जाएगी, और अगर पिछले में पास है तो अगले में पास होने का पी ही रहेगा एक्चुअली. तो वो तो इंग्लिश का इशू है, जो कि मैं भी गलत इंटरप्रेट लास्ट टाइम किया था, इसलिए गलत आया होगा. तो कि मतलब क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज समझना है कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है. इसमें ये कहना चाह रहा है कि पहले एग्जाम में पास होने का पी है, अब अगर एक एग्जाम में फेल हुआ तो अगले में पास होने का p/2 है. अगर पिछले में फेल नहीं हुआ है ना, तो अगले में पास होने का p ही रहेगा. तो जैसे सेकेंड एग्जाम में यहाँ पास हुआ है, अगर यहाँ फेल होता तो अगले में पास होने की प्रोबेबिलिटी p/2 होती, लेकिन यहाँ एक्चुअली ये पास हुआ है, तो पास हुआ है तो अगले वाले में पास होने की प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम. तो मतलब यहाँ सेम का मतलब तुम क्या ले रहे हो, ये डिपेंड करता है. तो जो शुरू में उसके हर एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी जो p है वो रहेगी. आई थिंक ये है, जस्ट इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे आते हैं. अब अगर इसने यहाँ इसमें जैसे है, if he fails in one of the exams, then the probability of his passing in the next exam, है ना. तो अगर एक एग्जाम में हुआ तो अगले एग्जाम में पास होने की p/2 हो जाएगी. अगर उस एग्जाम में वन एग्जाम में फेल नहीं है, मतलब पास है, तो अगले में पास होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. अब वही कह रहा हूँ, जैसे मतलब मैं लैंग्वेज को ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फेस किया हूँ जहाँ पे हमें वो इंटरप्रेट करना होता है जिसने क्वेश्चन बनाया उसका क्या मीनिंग है, वरना हम थोड़े से अलग समझ जाएंगे तो आंसर अलग आएगा. तो वर्ड प्रॉब्लम का थोड़ा ये इशू रहता है कि आप क्या समझ रहे हैं. आप सेम है मतलब क्या है,
सेकंड में पास होने का प्रोबेबिलिटी p/2 था, तो ये वाला सेम कंटिन्यू करेंगे आप, या शुरू में कहा था कि उसको पास होने की प्रोबेबिलिटी p है पहले एग्जाम में, और चूंकि पिछले वाले में पास हुआ है तो p है, तो वही जैसे ये कह रही थी, मुझे लग रहा ठीक है तो यहाँ 1 माइनस पी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं जरा, अब ये सेकंड एग्जाम में फेल हो गया था, क्या लगता है थर्ड में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? सिमरन आप बताओ, आपको क्या लगता है? p/4, p/2 या p/4? p/2 ही होगी यहाँ पे। अच्छा, तो अगर कह रहा है कि लास्ट में मुझे लगता है यहाँ मैंने p/4 दिया होगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि लास्ट एग्जाम में फेल हुआ तो इसकी हाफ हो जाएगी, तो मैं ये यहाँ मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन में जैसे बोला है कि पिछले एग्जाम में फेल होता है तो अगले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी p/2 है, तो ये p/2 फिक्स है, मतलब ये नहीं कि हर बार हाफ हो जाएगा, यही ना? तो ओके, तो यहाँ ये कहना चाह रहा मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग इन द नेक्स्ट एग्जाम, तो मतलब हर बार अगर पिछले में फेल हुआ है तो अगले में पास होने की p/2 है, अगर पिछले में फेल नहीं हुआ है तो पास होने की p रहेगी, जो आप समझ रहे हैं। और आई थिंक यही क्वेश्चन का मीनिंग भी है कि उधर ना लैंग्वेज समझ आ सबको ना, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर पिछला एग्जाम पास हुआ तो अगले में पास होने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, p ही है, और अगर पिछले में फेल होता है तो अगले में फेल होने की प्रोबेबिलिटी मतलब p/2 रहेगी, मतलब फेल 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 है तभी p/2 ही रहेगी ना, मतलब जैसे यहाँ कहना चाह रहे हैं आप, जैसे ये फेल हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ फेल हुआ, अब अगले में पास होना है उसको, तो पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? p/2 फिक्स है, p/4 नहीं होगा, यहाँ 1 माइनस p/2। ओके, तो आपने अगर इससे सॉल्व किया तो आंसर मैच कर रहा है इस तरीके से? हाँ, इससे सेम आ रहा है। मतलब ठीक है, मतलब इसका मतलब जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है, जिसने क्वेश्चन बनाए हैं तो वो भी यही समझ रहे हैं, तो वो थोड़ा यहाँ पे ना लैंग्वेज और इंग्लिश का इशू है, तो इंग्लिश थोड़ा ठीक से समझना पड़ता है, जो कि मुझे भी कई बार दिक्कत होती है, तो लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा आपको कि वो क्या इंटरप्रेट करना चाह रहा है, क्या उसकी मीनिंग है। ठीक है, दिस इज फाइन, तो मैं भी एग्री करता हूँ, इट्स फाइन। सो इससे अब कर लेंगे, तो जो लोग हैं ना, ये टेस्ट में, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन था ये, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, टेस्ट में ये था, उसमें p की वैल्यू 1/2 थी। हाँ, तो इस तरीके से करें तो 0.37 आंसर है, अच्छा उसमें क्या दे रखा है? और उसमें 0.34 के अकॉर्डिंग दे रखा है। नहीं, तो वो रेंज होगा, अगर आप देखेंगे ना 3.4 से 0.38 ऐसा कुछ होना चाहिए। 5 तक है सर, और मैंने राउंड ऑफ करके 0.4 लिखा था, वो तो गलत आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो 2 डेसिमल प्लेस तक बोलेगा तो आप 2 डेसिमल प्लेस लिखिएगा, जैसे जैसे आपका क्या रहा है, 0.37 अप्रॉक्स आ रहा है ना, तो 0.3 से रेंज इंक्रीज कर देंगे, तो कौन सा क्वेश्चन उसको बोलिए चेंज कर देंगे वो। सो ठीक है, तो उसका रेंज ना इंक्रीज कर देगा। तो एक बार आप मुझे ना, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था अगर अभी याद है तो बताइए, मैं भेज देता हूँ उनको, या आप उनको एक बार फोटो खींच के भेज दीजिए, ज्योति मैम को ठीक कर देंगे, या मुझे भेज दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ठीक कर देंगे उसको। एक बार बस बुक से आप मैच कर लेना, आई थिंक वहाँ भी यही होना चाहिए, तो उसमें हाँ, तो बुक में आपने देखा ये आंसर की तो मैच किया ये, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अटेम्प्ट करते रहिए, कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको हम करेक्ट करेंगे। बाकी टेस्ट सब लोग देते रहो है ना, 200 टेस्ट इस बार हम कोशिश करें 200 टेस्ट ऑर्गेनाइज करें, 200 टेस्ट में मतलब 10-12 हज़ार क्वेश्चन उसमें हो जाएगा, सॉरी 10-12 हज़ार हो जाएगा, हो जाएगा ना, 200 गुने 60, हाँ ठीक है, नहीं तो मतलब एटलीस्ट 7-8-10 हज़ार तो कम से कम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन चलो सयानी का देख लेते हैं, पूछ रही थी तुम्हारे नेट के बैच का भी टाइम हो गया पवन सर, ये क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन देख लो, एक मैं करा देता हूँ, जो 8th क्वेश्चन आपने पूछा है। फिर तो इसमें क्या है कि इसने बोला हुआ है कि x आपका है क्या है, b5,1/2 है, बताओ इसमें b का मतलब क्या है, बीटा या बाइनोमियल? उस एग्जाम में देखना पड़ा, आई थिंक बाइनोमियल ही होगा, है ना, क्योंकि तो इधर से मान लो यहाँ पे है ना, तो वो एग्जाम में पेपर में फर्स्ट पेज पे रहता है कि बीटा क्या मतलब है, ठीक है। सो और y जो है यूनिफॉर्म 0-1 है, तो x इज बाइनोमियल दिस y यूनिफॉर्म 0-1। अब आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग निकाल लेते हैं, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x प्लस वाई जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ x का सपोर्ट क्या है,
यहाँ y कॉन्टिन्यूस है, तो x तो डिस्क्रीट है लेकिन y कॉन्टिन्यूस है, तो क्या करना चाहेंगे आप? मैंने की सिंपल एक प्रोसीजर है कि x का वैल्यू 0 से 5 ले लिया और y का वैल्यू 0 से 2x ले लिया, मतलब रेंज जी जी कीजिए, किया सर। इसको सॉल्व कर पाएंगे? आंसर माइनस माइनस हाफ आया। नहीं नहीं, ये सॉल्व कर पाएंगे आप? देखिए हाँ सर, वो तो सर 2 माइनस x तो x को यहाँ 0 पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू आपका आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आएगा? जब x को तुम 2 रख दोगे तो 0, एंड आगे तो सब 0 ही हो जाएगा क्योंकि y तो यूनिफॉर्म 0 1 में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आगे 0 ही होगी ना, जो भी आगे टर्म लिखोगे, इवन इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है, तो आगे जो भी टर्म्स लिखोगे 0 ही होगी प्रोबेबिलिटी उसकी, क्योंकि है ना, मतलब अगर x बराबर मैं 3 भी लिखता हूँ तो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, 4 5, तो आगे जो भी लिखोगे 0 ही आएगा, जो भी आगे आएगा वो 0 आएगा, इवन ये भी, इसका आंसर भी 0 ही है, इसका आंसर भी इवन 0 ही है, ठीक है ना, y लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो y तो कॉन्टिन्यूस है, तो सी डी एफ एट 0 0 ही हो जाएगा, तो मेनली ये दो टर्म कैलकुलेट करो, बाकी तो 0 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो क्या आएगा, सो चलो अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। पवन सर की क्लास अभी कितने बजे स्टार्ट हुई है? तभी 8 बजे हुआ है, ये 9:30 तक खत्म कर देंगे, तो 9:30 से फिर गेट का बैच है, तो तुम्हारा नेट का बैच भी हो गया, गेट का भी हो जाएगा ना। नेट का बैच की टाइम जो पवन सर भी ले रहे हैं वो 8 to 9 अभी लेंगे शायद, अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना वो, तो 8 to 9:30 हो सकता है, 9, तो इसको सॉल्व कर लो तो इससे ये आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा सॉल्व कर लो, आंसर इससे सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पार्ट जो है सेम करो, जो दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा हुआ है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है कि x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 5, इसको आप ऐसे ही लिखो, प्रोबेबिलिटी, पता है ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ई आई ए गिवन ई आई पुट कर दिया, ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इंटू प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा y जो है मोर देन इक्वल टू 5 माइनस x, मतलब यहाँ x रख दिया तो उधर भेज दिया मैंने, सो हो गया। सेम x फ्रॉम 0 to 5, अब बाइनोमियल का पीएमएफ यूज करके इसको सॉल्व कर लो, सेम इसको एक्सपैंड करो क्या होता है, देन सॉल्व कर लो, ठीक है। ठीक है चलो, तो बाकी क्वेश्चन अगली बार पूछना, अभी रात को 11 से 12 तुम भी पूछ सकते हो, अभी 8 बजे मेरी भी जैम की क्लास है, तुम्हारा 8 बजे नेट की क्लास है, उसको अटेंड करो जाके, है ना। ठीक, किनका क्वेश्चन रह गया किसी का? जी जी बताइए, आपका कहाँ ग्रुप में भेजा आपने? हाँ आपने ये भेजा था ना, वो रह गया, ठीक है। सो आपका क्या है इसमें, ये रिमार्क वाला? जी पूछिए। हाँ एक है ना रिमार्क 6, ये वाला ना। हम्म, इसमें क्या पूछना है कि अच्छा अच्छा हाँ हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ थ्रो ऑफ 12 डाइस ईच फेस अकर ट्वाइस। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है इन अ थ्रो ऑफ 12 डाइस, 12 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो ईच फेस अकर ट्वाइस, कि हर फेस 2 बार अकर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सर बाइनोमियल से ट्राई किया तो आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है सर। नहीं मतलब कुछ गलत कर रहे हैं इसका मतलब, तो हाँ सर, मैं क्या था कि एक सॉल्व करेगा बाइनोमियल और 12 गुना 1/6 ये मल्टीनोमियल लगा दो ना, हो जाएगा। कितने फेस होते हैं हमारे पास डाइस पे? तो ये लगा लो, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कितने ट्रायल है टोटल?
12 टोटल 12 ट्रायल है। चलो शिवा भाई काम कर गया ये, अभी लाइट गई है ना, लेकिन ये सस्टेन कर गया, हाँ सही है। तो देखो, तो यहाँ पे x1 x2 x3 ये है ना 12, और ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब हम x1 ले रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 1 कम्स, x2 मतलब नंबर ऑफ टाइम 2 कम्स, x3 नंबर ऑफ टाइम्स 3 कम्स, x4 समझ गया ना। तो बताओ ईच की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 आने के डाइस पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा लो। जो बाइनोमियल तुम सोच रहे थे ठीक सोच रहे थे, लेकिन बाइनोमियल में एक ही पॉसिबिलिटी होता है, यहाँ पे तो एक कॉइन को जब फेंक रहे हो 6 पॉसिबिलिटी हो गई ना यहाँ पे, तो क्योंकि वो सबकी बात कर रहा है, ईच फेस अकर ट्वाइस, ये बोल रहा है ना। तो अब मैं बता रहा हूँ देखो, अब हो गया ना, देखो x1 बराबर 2, x2 बराबर 2, x3 बराबर 2, x4 बराबर 2, x5 बराबर 2 और x6 बराबर 2। तो ये हो गया मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल क्या है 12 है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 बार हो गया ना। अब 1/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2, इससे आ जाएगा, देखो 6 बार लिख दो। तो ये मल्टीनोमियल का पीएमएफ है, तुम सर्च कर सकते हो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का ही जनरलाइजेशन है, जो कि आगे हम थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करो, इससे तुम्हारा आंसर मैच करेगा, ठीक है। और ऊपर भी तुम देख रहे हो यही चीज है, तुम रिमार्क 6 में जो लिखा है ये यही है, तुम देखो ध्यान से, ये लिखा है ना वो रिमार्क 6 में जो लिखा हुआ है। डन, तो इससे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो और किसी का रह गया एक, अच्छा इनका सिमरन का एक क्वेश्चन और है, देखिए। तो इसमें आप पूछ रहे हैं कि है सिमरन डाउट जिन्होंने भेजा है, अच्छा इन्होंने भेजा, ठीक है तो हो गया। तो अभी स्टॉप करते हैं ना, अभी 8 बजे से दूसरी क्लास है। तो अभी जिनका डाउट्स रह गया वो 11 से 12 में रात को फिर डाउट क्लास होगी, तो वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी यही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। जिनका रह गया 11 से 12 में डिस्कस